हेलो बच्चों, अपस्कोर परिवार में आप सभी का स्वागत है। अपस्कोर की तरफ से चलाए जा रहे मिशन वाइट कोट में, जिसका कि टारगेट हमारा नीट 2021 है, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट क्वांटम नंबर। पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है कि क्वांटम नंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट का तो बेटा एक ऐसा स्लॉट बन गया है कि हर साल एक क्वेश्चन नीट से क्वांटम नंबर से आता ही आता है ना। तो मुझे लगा कि क्वांटम नंबर पे एक अलग सा वीडियो बना करके आप सबको देना चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम होती है, लीस्ट होती है, जीरो के बराबर होती है, उसे हम नोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि टोटल नोड कितने होते हैं, नोड कितने टाइप के होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, उन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले बात आती है कि शुरुआत कहाँ से हुई। एर्विन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक श्रोडिंगर इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। चूँकि हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन आया तो सॉल्यूशन से हमें कुछ नंबर्स मिले, है ना, जहाँ से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया n, l और m। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलती है। हमारा आंसर क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे पहले क्वांटम नंबर को यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने का काम किस साइंटिस्ट ने किया? सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया? तो इसका आंसर होगा नील बोर्स, क्योंकि नील बोर्स ने एक बहुत ही फेमस सा इक्वेशन दिया था MBR इज इक्वल टू NH/2π, जहां पर MBR क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पर ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा NH/2π। तो बोर ने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज किया था। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्वांटम नंबर को यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने का जो प्रयास रहा वो बोर का था। ओके, एक पॉइंट यहाँ से ये हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि अब कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे एक है साई। साई क्या है? साई सिंपल सा एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब जैसे कोई वेव है ना, वो कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। वेव के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? वेव में वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो जो सिंपल आपने कैरेक्टर्स पढ़ रखे हैं वेव के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। वेव नंबर हो गया, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ। ठीक है, लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, तो सिंपल। उसके बाद आता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ सीधा सीधा आपके समझने के लिए, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, है ना, और एग्ज़ाम हमारे सर पे है, तो हमें वो सारे जितने की पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस बनते हैं हमें फोकस उन पे करना है ना। अभी वो नॉलेज गेन करने का समय अभी नहीं है, तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों की प्रैक्टिस करें, और हम इस तरह से प्रैक्टिस करें कि एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन हो उसमें हम इजिली डील कर पाएँ, है ना। तो साई स्क्वायर क्या है? ये बेसिकली बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है। अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंटेशन ये है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या 0 है। तो इसे हम एक्चुअल में क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड। ओके, आगे इन पे भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं बेटा। अब सबसे पहले हम एक बार एक ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हमारे पास कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करती है या क्या क्या चीज़ें वो हमें एक्सप्लेन करने वाली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। ओके, स्मॉल n से। अब सवाल ये आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किन किन चीज़ों के बारे में हमें हेल्प करती है एटम के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है बेटा सेल, है ना। सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K, L, M एंड N से, इस तरह से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनर्जी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम।
जिसका कि फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया MBR इज इक्वल टू NH/2π, जिसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सेल, साइज, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, इतनी सारी चीज़ें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है। दूसरा चलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के कुछ और भी नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे इसका एक बड़ा फेमस सा नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एक और नाम है इसका एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इसके टोटल 4 नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स से इसको हम बुला सकते हैं, जिसमें आपको एजीम्यूथल के साथ साथ सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे? स्मॉल l से। ओके, अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करेगी। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा सेल बताएगी, तो ये बताएगी सब सेल के बारे में। सब सेल को हम लोग लिखते हैं SPDF के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइज के बारे में बताएगी, तो ये 3D शेप के बारे में बताएगी, 3D शेप के बारे में, है ना, इन्फॉर्म करेगी हमें। दूसरा, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगी, ठीक है। अभी इसका मैं फॉर्मूला भी आगे लिखता हूँ। और नेक्स्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंगुलर नोड के बारे में रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या है? एंगुलर नोड। ओके, अब ये भी देखेंगे एंगुलर नोड क्या होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के थ्रू मिलनी है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं M से। ओके, और ये जो चीज़ हमें रिप्रेजेंट करने वाली है या आइटम के बारे में इन्फॉर्म करने वाली है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ओके, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा बोर एटॉमिक मॉडल में स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये लाइंस जो होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, वो स्प्लिट कर जाती हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमैन्स इफेक्ट। तो चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, इस वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने या एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। तो एक तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि जीमैन्स इफेक्ट भी इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बताता है हमें? ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जहां पर अपन ये देख लेते हैं कि इसे हम +½ और -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सिंपल सी कुछ पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मूलाज क्या होंगे इनके, तो जिन जिन के भी फॉर्मूलाज पॉसिबल हैं वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे सबसे पहले हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये होता है। अगर हम बात करें M की, तो M की वैल्यू होती है -L to 0 to +L। ओके, ये हो गया। और S का कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब ऐसे +½ -½ करके हम लोगों ने नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम जितना भी हम लोगों ने अभी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया है, वो सारे हम क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ, नीट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एक्जैक्टली इन्हीं पर बेस्ड होगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की, सीखने की, कोई नोट्स दोहराने की, कुछ और बुक्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थियरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये चीज किसने बताया था? नील बोर्स ने, और इन्होंने एक बड़ा फेमस सा इक्वेशन दिया था, MBR इज इक्वल टू NH/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1। इस तरह से कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स यहाँ पर गिवन है, कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ओके, फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं ये समझना जरूरी है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी जब कभी भी आपको फाइंड आउट करना हो ऐसे केसेस में, तो आप हमेशा सॉल्व करेंगे n+l। ओके बेटा, तो जैसे जैसे n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। n+l की वैल्यू कम, एनर्जी कम, सिंपल सी बात है ना। फिर कभी कभी ऐसा आएगा कि जहाँ पर n+l की वैल्यू 2 क्वांटम सेट की सेम हो जाएगी। ऐसे केस में क्या करेंगे? जिसकी n की वैल्यू कम, उसकी एनर्जी कम, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा।
इस तरह से हम जैसे पहले की तरफ चलते हैं, है ना, फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर लिखा है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। सेकेंड वाले केस में बेटा देखो कितनी आ गई, सेकेंड वाला ये है आपके सामने, तो कितनी आ गई, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आ गई। थर्ड वाले केस में आप देखोगे तो कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। और फोर्थ वाले केस में देखोगे तो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो आप इजीली बता सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड इनके एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो सेकेंड और फोर्थ है इनकी मिनिमम होगी। ठीक है, चलो सही है। फिर तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी हमें ये देखना है। मैंने आपसे अभी क्या बताया कि जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए अगर दो की, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम हो उसकी एनर्जी कम कर दीजिए, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा कर दीजिए। सिंपल सी बात है ना। तो अब आप देखें, पहले में बताएं, फर्स्ट और थर्ड को देखें। फर्स्ट ये है अपने पास और थर्ड ये है अपने पास, दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है। इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू कम, एनर्जी कर दी हमने कम। तो थर्ड और फोर्थ की बात करें तो थर्ड और फर्स्ट की बात करें हम लोग तो कंडीशन ये हो जाएगी। ठीक है, थर्ड की कम, फर्स्ट की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है। अब आ जाओ इन दोनों पे, किन दोनों पे, फोर्थ एंड सेकंड पे आ जाओ। फोर्थ और सेकंड में n प्लस वैल्यू सेम है, इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड, और सबके बाद पहले का आ जाएगा फोर्थ। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर उसने पूछा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछा है, तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स। मैंने आपसे कहा कि नोड क्या होते हैं। नोड किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम, लीस्ट या अप्रॉक्स टू 0 होती है। ओके, तो ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। टोटल नोड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है n-1। नोड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंगुलर नोड, क्या होता है, एंगुलर नोड, और दूसरा होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड या इसी को बोलते हैं स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड को हम लोग स्मॉल एल से, और स्फेरिक मतलब एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल एल होता है। मैंने अभी आपसे बताया था कि एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे कि हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमें एंगुलर नोड को भी रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेगी, है ना। तो एंगुलर नोड को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बताओ बेटा टोटल नोड कितना है, n-1, एंगुलर कितना है l, तो रेडियल कितना बचेगा, रेडियल का फॉर्मूला हो जाएगा n-l-1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो बेटा, कभी भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, कभी भी रेडियल नोड का फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, पहले पॉइंट, क्यों, क्योंकि अगर टोटल नोड पता चल गया, एंगुलर नोड पता चल गया, तो जो टोटल माइनस एंगुलर बराबर रेडियल, तो क्यों फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। स्टिल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इन केस अगर डायरेक्टली क्वेश्चन देता है तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी। अब सुनो, नोड का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको जो भी सेट्स गिवन हो, है ना, जो भी यहाँ पर सब सेल गिवन है, सबका n और l की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट n इज इक्वल टू 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1, तो 0 से स्टार्ट करो, और n-1 कितना होगा, n मतलब 2, 2 - 1 मतलब 1, तो 0 and 1। मैंने कहा था n क्या बताता है, सेल, l क्या बताता है, सब सेल, और सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, s and p से, मतलब SPDF से करोगे। तो जैसे भी आप L की वैल्यू लिखो तुरंत उसके नीचे SPDF जरूर लिख देना है आपको, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आगे लिखा है यही n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ओके, और यही देखा जाए तो ये पीरियड नंबर भी बताएगा, है ना, पीरियड नंबर बताएगा, सेल बताएगा, साइज बताएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब बताओ यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 1, 2, 3, 4। इसके नीचे क्या लिखना है, SPDFG। उसने हमसे क्या पूछा है, P, तो P के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। P के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 5 और l की वैल्यू आ गई 1 इसके लिए। ठीक है, इसी तरह आप सबके लिए क्या लिए, यहाँ n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और l की वैल्यू देखिए क्या होता है, D के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ l इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2। यहाँ पर आप निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना, और यहाँ पर n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 आ गई। ठीक है,
ये अपने कर लिया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 6 कर लेंगे और l इज इक्वल टू क्या कर देंगे 2। देखो इसके थ्रू l की वैल्यू और जो आगे वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, इनके थ्रू n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, 3 एंगुलर नोड बताने हैं हमें, ठीक है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, l। तो आप यहाँ इजिली देख सकते हो कि l की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, किसमें, 4f में, क्लियर। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो एंगुलर नोड भी कितने होंगे, 3 होंगे। फिर पूछ रहा है टोटल नोड, 3 टोटल नोड भी होने चाहिए। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो अपने पास टोटल नोड भी कितना आ गए, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे तो इधर ही से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ओके बेटा। चलो अब देखते हैं n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। तो पहले देखो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 है क्या, है ना। अभी मैंने आपसे बताया था कि अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू 0, 1, 2 हो सकता है, इसके नीचे SPD लिखना ना भूलें। l इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है। तो आगे 3 लिखो, उसके आगे p लिख दो, ये आ गया 3p। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1 का जो सेट है क्वांटम नंबर का, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है 3p को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचो कि 3p अपने पास है ना, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक का नाम है px, एक का नाम है py, है ना, और एक का नाम है pz, ओके। एक के लिए यहाँ पर ये तीनों के तीनों हम लोगों ने नाम लिख दिए। अब क्या होगा यहाँ पर, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक डबल रूम में 2 लोग रह सकते हैं, वैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम एटम z इज इक्वल टू 37 इज। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो z इज इक्वल टू 37 ना भी दिया गया हो ना, तब भी इस क्वेश्चन को हम इजिली कर लेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले उसने बोला रुबिडियम, तो हमें देखना होगा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है रुबिडियम। ये क्या है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप है, ओके। कहाँ का है, एस ब्लॉक का, ठीक, एस ब्लॉक का फर्स्ट ए ग्रुप है। इतना हमें समझ में आ गया। अब बताओ ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, ये कौन सा, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड। तो रुबिडियम का जो पीरियड नंबर होगा वो फिफ्थ होगा। तो n की वैल्यू जो होती है वही पीरियड नंबर होती है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, s सबसेल में जाएगा। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 0। तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3rd, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से पता भी चल गया, ठीक है। आगे है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू 1 एंड ms इज इक्वल टू -12। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है, ओके। अब वो कह रहा है ml इज इक्वल टू 1 है। तो आप देखो ml, इसका मतलब l की बात कर रहा है वो, तो कितना आएगा, 0 to n-1, इसका मतलब 0, 1, 2, 3 ये आ जाएगा, ठीक है। उसने बोला ml इज इक्वल टू 1 की बात करना है, यानी कि सिर्फ इसकी बात करना है ना। और ये क्या है, यहाँ अगर हम SPDF लिख के देखना चाहें तो एक्चुअल में ये 4p का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। अब इसमें बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो +½ है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो -½ ठीक है, ऐसी कंडीशन में होंगे। और हमें क्या बताना है, ms इज इक्वल टू -½ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए सिर्फ। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर ms इज इक्वल टू +½ कर देते तब भी आंसर क्या होता, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -½ बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 3 दिया है
तो वैसे फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं पहले वो देख लें। ठीक है, थर्ड सेल का मतलब कौन सी सेल है ये, n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कौन सी है, थर्ड सेल। थर्ड सेल मतलब m सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसमें 2, और इसमें कितने होते हैं 8, इसमें कितने होते हैं 18, है ना। तो थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप डायरेक्टली देखो, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 18। 18 में से 9 और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्लस हाफ स्पिन वाले, और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस हाफ स्पिन वाले। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड चलना हो, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं फॉर्मूला में आता है, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, तो उनके थ्रू हम वो भी मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोई। जैसे देखो फॉर्मूला ऐसे कर सकते हैं कि इन अ मेन, ये नोट कर लो सब लोग, है ना, मेन एनर्जी सेल, एक मेन एनर्जी सेल में बताओ एक सेल में क्या क्या पॉसिबल है। एक सेल में सब सेल हो सकता है, ऑर्बिटल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब सेल की बात करें, है ना। तो अगर मेन एनर्जी सेल की वैल्यू है n, तो सब सेल भी क्या होंगे n। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा n²। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो कितने हो जाएंगे 2n²। ओके, सिंपल सा है। कैसे सिंपल सा है, हम देख सकते हैं कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे सपोज दैट हमारे पास n इज इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2। अब बताओ l की टोटल वैल्यू कितनी आई, वैल्यू तो 3 ही आई ना, ध्यान से देखो। तो जितनी l की वैल्यू थी वही तो l की वैल्यू आई, इसीलिए जो n की वैल्यू होगी वही l की वैल्यू होगी। ठीक है, अब 3 आ गई, ये s है, ये p है, ये d है। ठीक है, इसमें 1 ऑर्बिटल होंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब बताओ ये 3 था और ये 9 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब अगर अपने पास n एनर्जी सेल हैं तो ऑर्बिटल n² होंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो n² ऑर्बिटल में 2n² इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड भी आप इस क्वेश्चन को। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम के लिए गिवन है, और पूछा जा रहा है कि वेयर a0 इज द बोर रेडियस, इट्स ओके, इफ द रेडियल नोड इन 2s बी एट r0, ओके, देन फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a0। अब उसने बेटा देखो क्या बोला है, रेडियल नोड इन 2s बी एट r0। रेडियल नोड का मतलब क्या हुआ, नोड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम या 0 होती है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं। अच्छा, नोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाना, ऑर्बिटल और नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ψ² से। अगर ψ² इज इक्वल टू 0 तो ये रिप्रेजेंटेशन है नोड का। ओके, अब उसने कहा रेडियल नोड जो भी 2s में है, देखो ये 2s का क्या है बेटा, साई लिखा है, साई मतलब वेव फंक्शन है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि रेडियल नोड 2s में r0 की डिस्टेंस पे है, और रेडियल नोड का मतलब क्या होगा, हमें ψ² चाहिए, और रेडियल नोड इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, तो ψ² बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर देना है, और उसको किसकी इक्वल कर देना है, 0 की इक्वल कर देना है। ठीक है, तो जब अब आप पूरे का स्क्वायर करके 0 लिखोगे तो आप देखो इतना जो पोर्शन है ये इसके मल्टीप्लाई में है, इतना जो पोर्शन है ये मल्टीप्लाई में है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 - r0 डिवाइड बाई a0 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। कितना आसान था, मतलब देखने के लिए देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था और कितना आसान है। अब अपन क्या करेंगे, अब देख लो 2 इज इक्वल टू r0 डिवाइड बाई a0। उसने पूछा फाइंड द r इन टर्म्स ऑफ a0। ओके, तो हम लोग r0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a0। ठीक है, या इसी को ऐसे बोल दो, रेडियस इज इक्वल टू 2a0। तो आंसर जो आ रहा हो यहाँ पर 2a0, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया बेटा। उसने पूछा रेडियल नोड 2s पर है, तो रेडियल नोड का मतलब ψ² 0 होगा, तो जो भी वेव फंक्शन इसका स्क्वायर कर दिया, जो भी वहाँ पर मल्टीप्लाई में जो भी अपने पास गिवन थे, है ना, वो सब के सब क्या हो गए 0 हो गए। फाइनली हमारे पास बचा जो डेटा उसको हमने ट्रांसफर किया एक दूसरे की तरफ, और फाइनली आंसर आ गया हमारा ये। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली। इट्स ओके, सो इसके लिए आपको जानना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम।
ओके, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। क्रोमियम जिसका कि Z = 24 होता है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलें तो वो होता है AR, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, बहुत आसान सी, AR 3D4S 3D5-4S1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्चुअल में। ठीक है, आर्गन को थोड़ा सा आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? ये 6 + 2 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, 8 और फिल करने हैं, तो 3s2 3p6 3d5-4s1। उसने पूछा L = 1, तो L = 1 का मतलब क्या होता है? P, और L = 2 का मतलब क्या होता है? D। तो P और D के बारे में बताना है। अब आप देखो P में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। P में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कहीं पर है P में इलेक्ट्रॉन? नहीं है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए P में? 12 इलेक्ट्रॉन। फिर उसने पूछा है L = 2 में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। L = 2 का मतलब D में है, और D कहाँ है? यहाँ पर, और टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं यहाँ पर 5 है ना, तो 12 और 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 और 5। बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल इज इक्वल टू, और एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने आपसे कहा, देखो यहाँ क्या लिखा है? एंगुलर मोमेंटम D ऑर्बिटल, तो एक्चुअल में क्या बन गया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बन गया, जिसका कि फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, √L (L+1 h/2π। यहाँ से अगर आपका h/2π लिखने का मन ना करे, यानी कि उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं h क्रॉस से, तो ये इसका फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। इसका मतलब आपको किससे पूछा गया? D ऑर्बिटल के लिए, तो D ऑर्बिटल के लिए आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि L = 0 1 2 3 s p d f, ये आपको अभी तक याद हो ही गया होगा। तो D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2, इधर 2 + 1 और इधर h/2π। ओके, अब ये 2 + 1 = 3, 3 × 2 = √6, तो आंसर आ जाएगा √6 h/2π। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मे बी ऑप्शन हो ही ना, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा? √6 और √6 का मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा h/2π, और नीचे आ जाएगा √6, इधर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आ गया? 3h / √6π। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन आर। अब आप इजीली कर सकते हो, अभी मैंने आपको बता दिया है, n+l रूल से सॉल्व करना है, हो जाएगा आपका आंसर। n+l = 7, द वैल्यू ऑफ पॉसिबल सबसेल्स एंड व्हाट शुड बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द पॉसिबल सबसेल्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था ये। n+ यहाँ पर लिखा है n+l = 7। ओके, अब हमें देखना है कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, दो तरह, कितने सबसेल ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे। हम पूरा सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। एक तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, L = 0 to n-1, एक उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि L की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो L की वैल्यू होती है और जो n की वैल्यू होती है, इसमें जो रिलेशन होता है वो n की वैल्यू हमेशा या तो L से ज़्यादा होगी, है ना, और या तो क्या हो सकता है, L के बराबर कभी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू हमेशा L से ज़्यादा ही हो सकती है, बराबर कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 7 रख दें, L की जगह पर 0 रख दें, तब भी देखो 7 आएगा। अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 6 रख दें, और यहाँ पर क्या कर दें, 1 कर दें, तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम यहाँ पर एक और कम करो, इधर एक बढ़ाओ, 5 + 2 कर दें, तब भी 7 आएगा। 4 + 3 कर दें, तब भी 7 आएगा, है ना। अब जरा सोचो बेटा कि n की वैल्यू 7 है और L की वैल्यू 0 है, तो इसे रिप्रेजेंट किस चीज़ से करोगे? इसे आप रिप्रेजेंट करोगे 7s से, करोगे ना। सिंपल सी बात है यार, अभी तो सीखा था हम लोगों ने L की वैल्यू 0 1 2 3 4 SPDF, है ना। अब अगर मान लो ये 6 है, ये 1 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बोल के देखो जल्दी से, क्या बोलोगे? 6p। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 5d, और इसका क्या हो जाएगा? 4f।
तो टोटल 4 सबसेल पॉसिबल हैं। अब सबसेल पता चल गया तो ऑर्बिटल बता सकते हो, एस में कितने ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, ये सबसेल की वैल्यू है ना। अब ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ऑर्बिटल की वैल्यू। तो यहाँ पर एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन की बात आए, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बता सकते हो 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल, 14 इलेक्ट्रॉन। इजीली आप देखो ये सारे के सारे आंसर कर सकते हो, है ना। देखते देखते फटाफट से सारे आंसर आ रहे हैं। फिर उसने पूछा कि नहीं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भी अरेंज करो। तो बेटा n+l रूल के अकॉर्डिंग अभी आपको सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग आप इजिली इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो इनको। अब ऐसे में क्वेश्चन और आ सकता है कि n+l = 7 विच सबसेल इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला है हमारे पास द राइट द क्वांटम नंबर्स ऑफ फॉलोइंग। इनके क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखनी है। जैसे सबसे पहले 4s है, तो बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू 4 होगी। l की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया l की वैल्यू बार बार बता रहा हूँ, अभी तक मुझे लग रहा है याद भी हो जाना चाहिए, है ना। s p d f, ठीक है, याद करने की चीज़ नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है यार, वही हम लोगों को बोलना है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आते हैं इस पे, n की वैल्यू क्या होगी, जो आगे लिखा बेटा यही n की वैल्यू होती है 3, ठीक है। l की वैल्यू क्या होगी, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें देखना है m की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो आप देखो यहाँ पर ये लिखा है, एक इधर लिखा मैंने -1, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा +1। तो ये जो है ये px है, ये क्या है py है, और ये जो है pz है। तो l यहाँ पर अगर हमें m की वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है, z के लिए, ये ध्यान रहे, है ना। इधर हम चलते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बोलो जरा, ये क्या लिखा है आगे जो लिखा है वही 3। l की वैल्यू इसके भी यहाँ पे बोलो, d के भी यहाँ पे बोलो, क्या होगा l के लिए, यहाँ पर देखो 2, तो l की वैल्यू 2 लिख दिया। अब बात करते हैं m की वैल्यू लिखना है, तो मैं d भी बना देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dxy dyz, है ना, और dzx, और dzx नहीं, यहाँ पर लिख लो dz², यहाँ लिख दो dx² y² और dyz। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं, ध्यान से देखना हम वैल्यूज़ क्या लिख रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाना। यहाँ पर हमने लिखा -1, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है, अब -2, यहाँ पर लिखा -1, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा +1, यहाँ लिख दिया +2। ओके, तो dz² के लिए क्या वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, ऑर्बिटल की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो dx² y² आ जाएगा, तो n की वैल्यू तो यहाँ भी 4 हो जाएगी, l की वैल्यू तो यहाँ भी 2 हो जाएगी। dx² y² के लिए अभी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से +1 -1 दोनों हो सकता है, ठीक है, m = +1 या -1 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 6px के लिए देख सकते हो n = 6 हो जाएगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से 1 हो जाएगी। px के लिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, यानी कि ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, ये भी px या py हो सकता है, लेकिन pz यही रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देखो n = यहाँ पर क्या होगा 5, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 s p d f g। तो देखो यहाँ पर l की वैल्यू 0 है ना, तो ये पॉसिबल हो गया। अब जैसे 1p लेके देखें, अगर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, सिर्फ 0 होगी, और 0 किसके लिए होती है s के लिए होती है। तो क्या यहाँ पर p आया, नहीं आया, तो क्या है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, ये नहीं पॉसिबल है। जैसे कोई पूछे 3f, तो 3f के केस में देखो बेटा क्या करोगे, n = 3, l = क्या होगा 0 1 2, इसके नीचे लिखोगे s p और d लिखोगे, ठीक है। और जब आपने ये सब लिख दिया, अब आप बताओ क्या यहाँ पर f आया, क्या यहाँ पर f के लिए वैल्यू 3 आई, नहीं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से 2d पॉसिबल नहीं, आप देख सकते हो n = 2 हो जाएगा, तो l = 0 और 1 हो जाएगा, s और p, मतलब 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, लेकिन 2d पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये अपना जो क्वेश्चन सेशन था, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर वेराइटी के क्वेश्चंस क्वांटम नंबर के करा दिए आपको, है ना। और ऐसा जो भी अपन लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है आपको मटेरियल, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, है ना।
अब उम्मीद करते हैं अगर आपको क्वेश्चंस और समझाने का तरीका पसंद आया हो, है ना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे जो हम मिशन वाइट कोर्स से रिलेटेड छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम NCERT बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, क्विक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि मैक्सिमम 45 मिनट्स में हम कोई भी चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ में हमारे वो जो क्रैश कोर्स वाले चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिहाफ पे कॉन्सेप्ट को सिखाना, वो भी करने वाले हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप जुड़ जाएँ, है ना, आज ही हमारे इस अपस्कोर फैमिली का पार्ट बन जाए। जल्दी हम लोग बेहतर तरीके से अपने इस मिशन को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे। चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।